आज की कहानी है शादीशुदा जिंदगी में बेतहाशा प्यार क्या ऐसे ही होता है। हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तुम भी बीजिंग आ जाना। आओगी तो अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हारी मेहरबानी होगी मुझ पर। शरद ने दुबई एयरपोर्ट पर मुझसे विदाई लेते हुए कहा। उनका काम के सिलसिले में देश विदेश आना जाना लगा रहता था। वे जहाँ भी जाते थे उम्मीद करते कि कुछ ही दिनों के लिए ही सही मैं भी उन्हें ज्वाइन करूं। सूरत देखी है अपनी शीशे में। मैं घर में तुम्हारे साथ 5 मिनट बैठना पसंद नहीं करती, फिर बीजिंग में क्या खाक करने आऊंगी। मैं तो तुम्हारे साथ उम्र काट रही हूँ, उम्र कैद की तरह। मैंने दिल ही दिल में सुलगते हुए सोचा और शरद की बात को तवज्जो दिए बिना कार से उनका लगेज निकालने में उनकी मदद करने लगी। फिर बिना उनकी तरफ देखे ही गुड बाय कर टाइम से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कार स्टार्ट कर दी। शेख जायद रोड ट्रैफिक से पटी हुई थी। लगता है फिर ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और नगमा की स्कैन करती हुई आंखें फिर से बर्दाश्त करनी होंगी। क्या 2 टके की जिंदगी है मेरी। मैं मन ही मन भरनाई। तभी एक हॉर्न की आवाज ने मेरी सोच में बाधा डाली। सामने ग्रीन लाइट हो चुकी थी। मैंने यंत्रवंत ब्रेक से पैर हटाकर क्लच पर दबाव डाला। मेरी कार आगे बढ़ने लगी और मेरी सोच भी। इंडिया में मेरे भैया सोचते हैं कि मेरी झोली चांद सितारों से भरी हुई है। उन्हें क्या पता कि हालात मुझे न्यूट्रॉन में बदल चुके हैं। ना कोई खुशी, ना गम। जी रही हूँ एक उदासीन सी जिंदगी, क्योंकि हाथ में उम्र की लंबी सी लकीर लेकर पैदा हुई हूँ। ढो रही हूँ नीम पर चढ़े हुए करेले सी कड़वी, बेनूर, अनचाही शादी को। कुछ खोई खोई सी हैं आप आज। ऑफिस पहुंचते ही नगमा ने आदतानुसार कटाक्ष किया। तुम्हें तो पता है कि मैं शौकिया तौर पर शायरी लिखती हूँ, इसीलिए सोचते रहना मेरा काम है। सोचूंगी नहीं तो लिखूंगी कैसे। मैंने स्थिति संभालते हुए सफाई पेश की। आज जो तुम्हारा चेहरा कोई ऑटोबायोग्राफिकल शेर सुनाता सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे दिल की तन्हाइयों में पत्थर फेंक कर वहां उथल पुथल मचा दी हो। आप भी कौन सी कम है दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप कर कर उनकी जिंदगी की खामियों के नगमे दुनिया में गा गा कर अपना नाम सार्थक करती रहती हैं। मैंने नहले पर दहला मारा, क्योंकि मैं जानती थी कि सीधी भाषा नगमा को समझ में नहीं आती। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे पास भी फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे जैसों पर जाया करने के लिए। नगमा खिसियाई बिल्ली सी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिन काम की व्यस्तताओं में गुजर गया। शाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं हुई। सीधे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। घर जाकर कौन से गीत गाऊंगी। वही रोज का बेनूर रूटीन। खाना खाओ, डिश वॉशर लोड करो, डिनर करके किचन साफ करो और फिर नहा धोकर बेडरूम में एक बोरियत भरी रात काटो। मन ज्यादा दुखी होता तो यूट्यूब पर सफल प्रेम कहानियां देखकर खुश होने की नाकाम कोशिश कर लेती। इन प्रेम कहानियों में अपने होने की कल्पना करती और काल्पनिक ही सही पर कुछ पल प्यार से जीने की कोशिश करती। फिर याद आया कि शरत तो है ही नहीं, इसीलिए रास्ते में ही कुछ खाकर चलती हूँ। अकेले अपने लिए क्या पूरी कुकिंग करने की तकलीफ उठानी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित जेप पैनगो कैफे में मैंगो स्मूदी के घूंट भरते हुए अनमने मन से सामने पड़े हुए अखबार के पन्ने आखिरी पेज की तरफ से पलटने लगी। जब से नौकरी ढूंढनी शुरू की थी, अखबार को आखिरी पेज की तरफ से पलटने की आदत पड़ गई थी। नौकरी तो करीब साल भर पहले मिल गई थी, मगर आदत आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। डिनर करने के बाद भी सीधे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस के बाद आसपास की फ्लोरिस्ट शॉप में ही यूं ही चक्कर लगाना मुझे अच्छा लगता था और मैं फिर से वहां फूलों को निहारने के लिए पहुंच गई। फूलों को देखते देखते अचानक मुझे महसूस हुआ कि आंखों की कोरों से मैंने किसी जाने पहचाने चेहरे को आसपास देखा है। कोई ऐसा चेहरा जो पहले कभी मेरे बहुत करीब रहा है। मैं तुरंत ही फ्लोरिस्ट शॉप से बाहर निकल आई। मैंने चारों ओर नजर घुमाकर देखा, मगर दूर दूर तक कोई भी परिचित चेहरा नजर न आया। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यह सोचती हुई मैं कार पार्किंग की ओर बढ़ने लगी तो देखा कि टैक्सी स्टैंड पर जॉसफिन खड़ी थी। जॉसफिन यहाँ, और वह भी ब्रायन के बिना। यह कैसे संभव है। हैरान सी मैं लपक कर उसकी तरफ भागी,
मुझे देखकर जॉस्विन उत्साह से भरकर मेरे गले लग गई। परिचित मुस्कुराहट से सराबोर उसका चेहरा कई वर्षों के बाद देखने को मिल रहा था। इनसे मिलो, ये है मेरे नए पार्टनर जैकब। जॉस्विन ने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पार्टनर? क्या मतलब? तुम्हारी और ब्रायन की कंपनी में कोई पार्टनर भी हुआ करता था? ये तो तुमने पहले कभी बताया ही नहीं। मैंने कौतूहल से पूछा। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जैकब मेरे डी फैक्टो पार्टनर है और अब हम लिविंग टुगेदर रिलेशन में हैं। मैंने एक गहरी नज़र जैकब महाशय पर डाली। मेरे होंठ कुछ बोलने को हिले, मगर शायद शब्द बाहर ना आ सके। आखिर जॉसफिन ने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, काफी समय से तुमसे बातचीत नहीं हो पाई है। तुम तो बिना कुछ बताए ही सिडनी से गायब हो ली थी। लाइफ काफी बदल चुकी है तब से। अभी हम यहाँ एक हफ्ते और रुकेंगे। अगर मौका मिला तो तुम्हारे साथ कॉफी पीने आऊंगी। मुझे अपना फोन नंबर दे दो। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना हैंडबैग से अपना कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। तभी एक टैक्सी आ गई। जॉस्विन ने एक बार फिर से मुझे अपने गले लगाया और जैकब के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। मैं हैरान परेशान सी टैक्सी को अपनी आंखों से ओझल होने तक देखती रही। ब्रायन सिडनी का जाना माना व्यक्ति था। उसकी खनिज तेल और खनन कंपनी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया, टर्की, अफ्रीका और अमेरिका तक फैली हुई थी। उसकी रईसी उसके सिडनी के पॉइंट पाइपर उपनगर स्थित निवास में ही सिमटी हुई नहीं थी, बल्कि पूरे सैलाब के साथ हर तरफ छलकी छलकी पड़ती थी। धन की अधिकता के साथ साथ उसकी हर बात बड़ी थी। वह अपने धन को अपने बैंक खाते तक ही सीमित नहीं रखता था, मानवीय कामों पर भी जमकर लुटाता था। उसके नाम और काम की चर्चा शहर के कोने कोने में इज्जत के साथ होती थी। ब्रायन के किसी से मिलने के पहले ही उसकी प्रसिद्धि उस तक पहुंच जाती। विश्वविद्यालय को रिसर्च और जरूरतमंद छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए अनुदान देना उसके पसंदीदा लोकोपकारी काम थे। इन तमाम मानवतावादी कामों के साथ साथ उसे अपने लिए जीना भी बखूबी आता था। वह गोताखोरी, नौकायन, पैराग्लाइडिंग का बेहद शौकीन था। जॉसफिन और ब्रायन की मुलाकातों का सिलसिला नीले आकाश के आंचल में हुआ था। जॉसविन क्वान्सर्ट एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी और ब्रायन अपने देश विदेश में फैले हुए व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर हवाई यात्रा करने वाला यात्री। अपनी मुस्कुराहट की जादूगरी से यात्रियों की लंबी लंबी यात्राओं को सुखद बनाने वाली नील गगन की परी सी थी जॉसविन। उसकी फ्लाइट में उसकी सेवा में उड़ने वाले यात्री उसे कभी भी न भुला पाते और अपनी हर यात्रा में उसकी सेवा में उड़ने की चाहत रखते। एक तरफ आकर्षक रूप सागर था, तो दूसरी तरफ भव्य जिंदगी जीने वाला प्रभावशाली व्यापारी। दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण से ज्यादा समय तक न बच पाए और कुछ महीनों की मुलाकातों के बाद वे एक दूसरे के हो गए। जब मैं पहली बार जॉसविन और ब्रायन से मिली थी, तब तक उनकी शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे, जबकि मेरी और शरद की शादी को केवल 3 साल ही हुए थे। उनके 10 साल की शादी में भी प्यार का महासागर उमड़ पड़ता था। उनके बीच की केमिस्ट्री को देखकर मेरे जैसों को ईर्ष्या से अछूता रहना नामुमकिन था, क्योंकि मेरी 3 साल की शादी में प्यार का अकाल सदाबहार था। शरद और मेरी हर बात, हर शौक में नॉर्थ और साउथ पोल का फर्क था। जॉसविन और ब्रायन के हर शौक, हर तरीके एक जैसे थे। वे दोनों खूब शौक से साथ साथ गोताखोरी पर जाया करते थे। 3-4 साल पहले गोताखोरी के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से ब्रायन के शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो गया, जिससे वह ज्यादा लंबा चलने की शक्ति गवा बैठा। मगर प्यार तो प्यार होता है, सो यह हादसा भी उन दोनों के प्यार के महासागर से एक बूंद भी कम न कर पाया। कम करता भी कैसे? आखिर उन्होंने नीले आकाश को साक्षी मानकर उम्र भर साथ निभाने के वादे जो किए थे, वे दोनों एक दूसरे के बने थे अपनी खुशी से। उन्हें एक दूसरे पर थोपा नहीं गया था। उनके प्यार में समर्पण था, ढोए जाने वाला सामाजिक बंधन नहीं। उनकी शादी उनके प्यार की परिणति थी, महज निभाए जाने वाली रस्म नहीं। मेरी और शरद की शादी तो वह जैकपॉट थी जिसमें लॉटरी शरद की लगी थी। मेरी स्थिति तो जुए में अपना सब कुछ हारे हुए जुआरी जैसी थी। जब भी मैं जॉसविन और ब्रायन को साथ साथ देखती तो मेरे दिल का दर्द पूरी शिद्दत पर पहुंच जाता।
मैं सोचती, काश मेरी भी शादीशुदा जिंदगी उनकी शादीशुदा जिंदगी की तरह एक परी कथा होती। मैं उनके सामने बैठकर स्वयं को बहुत आधा अधूरा महसूस करती। जब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हीन भावना से बचने के लिए मैंने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उनके सामने सुखी विवाहित जीवन का झूठा आवरण ओढ़े ओढ़े मैं अब थकने लगी थी। इस झूठे नाटक में मेरे चेहरे के भावों ने मेरा साथ देना बंद कर दिया था। मेरे दिल के दर्द की लहरें मेरे सब्र के बांध को तोड़कर पूरे बहाव के साथ उमड़ने लगी थी। इस सैलाब को दिल में जज़्ब करना नामुमकिन होता जा रहा था। इसीलिए जब शरद को दुबई में एक बेहतर जॉब मिला तो मेरे दिल को एक अजब सा सुकून मिला। मेरी खुशी शरद को बेहतर जॉब मिलने की वजह से कम और सिडनी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने की वजह से ज़्यादा थी। चलो, ना तो यह मेड फॉर ईच अदर जोड़े सा सामना होगा, ना ही मेरे दिल के जख्मों में टीस उठेगी। यह सोचकर चैन की सांस ली थी उस वक्त मैंने। और जोसेफीन को बिना बताए ही सिडनी से दुबई चली आई थी। दुबई आकर मैं अगले जन्म में मन चाहे हम सफ़र की कामना करती हुई अपनी ज़िंदगी की रेलगाड़ी को आगे खींचने लगी। मन लगाने के लिए मैंने एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली थी। सोचा, ना मेरे पास खाली वक्त होगा, न ज़िंदगी की कमियों को लेकर मन को भटकने का मौका मिलेगा। अपनी व्यस्तताओं में मैं जोसेफिन, ब्रायन और उनकी परी कथा को भूल सी चुकी थी। मगर आज शाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जोसेफिन फिर से सामने आ गई थी। इस बार वह मुझे अपनी सहेली न लगकर कोई पहेली सी लगी थी। जोसेफिन से अचानक रूबरू होने के बाद घर वापस आने पर भी मन जोसेफिन, ब्रायन, जैकब त्रिकोण में उलझा रहा। क्या ब्रायन मर चुका है? अगर नहीं तो फिर जोसेफिन नए डी फैक्टो पार्टनर के साथ क्यों है? ये एक दूसरे के प्यार में सिर से पांव तक डूबे रहने वाला जोड़ा ऐसे कैसे अलग हो सकता है? कितनी कशिश थी दोनों में, क्या हुआ उस कशिश का? सोचते सोचते मेरा सिर चकराने लगा। इस ट्रायंगल के 3 कोणों का आकलन करते करते आखिर मैं निढाल होकर सो गई। सुबह उठी तो सिर कुछ भारी सा लग रहा था। कुछ देर यूं ही बिस्तर में लेटी रही। समझ में नहीं आ रहा था कि ऑफिस जाऊं या नहीं। अंत में हमेशा की तरह मेरे आलस की जीत हुई। मैंने ऑफिस ना जाने का निश्चय कर लिया और मुंह पर चादर ढककर थोड़ी देर ऊँघने के लिए लेट गई। आधे घंटे में जब टेक्स्ट मैसेज की आवाज़ से आंख खुली तो मैंने अनमने भाव से मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। बेमन से मैंने अपनी अधखुली आंखें मोबाइल पर गड़ाईं तो देखा कि जोसेफिन का मैसेज आया था। वह लंच के समय मुझसे कहीं पर मिलना चाहती थी। मैसेज देखते ही मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गई और मैंने बिना एक पल गवाए आए हुए मैसेज के नंबर को दबा दिया। मैं जोसेफिन के बारे में सब कुछ जानने को बेताब थी। मैंने उसे बताया कि आज मैं पूरे दिन घर में ही हूँ, इसलिए वह किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकती है। पूरे उत्साह के साथ मैं नहा धोकर घर को ठीक करने में लग गई और जोसेफिन निश्चित समय पर आ पहुंची। तुम्हारे वो, मेरा मतलब है जैकब महाशय कहाँ रह गए? मैंने इधर उधर नजर घुमाते हुए पूछा। जैकब को तो एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। वैसे भी हम उसके होते हुए खुलकर बातचीत भी नहीं कर पाते। मैं अकेले ही तुमसे मिलने आना चाहती थी। जोसेफिन ने अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं भी कौन सा जैकब से मिलने को इच्छुक थी। मेरे मन में तो ब्रायन की खैरियत को लेकर उथल पुथल मची हुई थी कि अगर वह जोसेफिन के साथ नहीं है तो फिर कहाँ और कैसा है। एक लंबा अरसा बीत चुका था हमें मिले हुए। बहुत कुछ कहने और सुनने को था, मगर मैं अपनी तरफ से बात को कुरेदना नहीं चाहती थी। मैंने इंतज़ार करना ही ठीक समझा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद आखिर ब्रायन का जिक्र आ ही गया। मेरे और ब्रायन के तलाक को 4 साल हो चुके हैं। जोसेफिन ने बिना किसी संवेदना के पर्दाफाश किया। 4 साल मतलब जैसे ही मैंने सिडनी छोड़ा उसके कुछ ही समय बाद तुम दोनों अलग हो गए। मगर ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें तो हमेशा ही इस बात का गुमान था कि ब्रायन अमेरिका में अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर मीलों दूर ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए आकर बस गया था। मैंने एक सांस में कई सवाल दाग दिए। तो क्या हुआ? मैंने भी तो उसकी विकलांगता को वर्षों तक झेला और अपनी जिंदगी का गोल्डन टाइम उस पर बर्बाद किया। जोसेफिन ने कहा। बर्बाद कर दिया?
क्या मतलब? वह हादसा तो शादी के बाद में हुआ था और उसके बाद भी तो तुमने उसके साथ कई साल खुशहाली के साथ बिताए। और फिर तुम ही तो कहती थी कि हादसे तो हादसे होते हैं, उन पर किसी का वश कहाँ। ये कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं। और फिर यह सही बात है कि हादसे तो हादसे होते हैं। मैंने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। हाँ, तो जब मैंने ये सब कहा था, तब कम से कम ब्रायन के पास एक लाइफस्टाइल, एक स्टेटस तो था। वह लापरवाही के साथ बोली, एक स्टेटस था? क्या मतलब है तुम्हारा इस था से? मेरे स्वर में अब घबराहट घुल चुकी थी। जॉसफिन ने सब कुछ शुरू से आखिर तक कुछ ऐसे बताया। अब से करीब 8 साल पहले ब्रायन ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए धातुओं के अन्वेषण, खानों की खोज आदि के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से भारी कर्ज ले लिया था। ऐसा करने के कुछ समय बाद दुनिया भर में खनिज तेल और लौह अयस्क की कीमतें गिरने लगी और वित्तीय संस्थाओं ने कर्ज की वापसी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पहले से चल रहे अन्वेषण को आगे जारी रखने के लिए भी फंड की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए भी वित्तीय संस्थाओं ने हाथ खड़े कर दिए। ब्रायन की कंपनी ने नई इक्विटी निकालकर शेयर बाजार से फंड बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह प्रयास भी असफल रहा। अब वित्तीय संस्थान पुराने मूलधन और ब्याज की वापसी के लिए जोर डालने लगे थे। दूसरी तरफ पहले से चल रही अन्वेषण और खनन परियोजनाएं धन के अभाव में बंद होने लगी। ब्रायन ने अन्य कंपनियों और अपने व्यवसायी मित्रों से भी मदद लेने की कोशिश की, मगर हर जगह नाकामी ही हासिल हुई। हार कर उसने अपने एकमात्र मुनाफे में चल रहे कंस्ट्रक्शन व्यवसाय को बेचने का फैसला किया। परंतु इसमें भी ट्रेड यूनियन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल बोर्ड ने चाइनीज खरीदार को बेचने के लिए स्वीकृति देने पर अड़ंगा लगा दिया। आखिरकार सब तरफ से मायूस होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को लिक्विडेशन में ले जाने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही ब्रायन और मेरी जिंदगी के सुनहरे दिनों का भी लिक्विडेशन हो गया। जॉसफिन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। ब्रायन के दिवालिया होने और तुम्हारे उससे तलाक लेने का क्या संबंध है? मैंने चिड़चिड़ा कर पूछा। सीधा संबंध था। मैंने सालों उसकी विकलांगता को झेला, अब उसके पास बचा भी क्या था मुझे बांधे रखने के लिए? मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ही हूँ जो कि किसी दिवालिया पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। जॉसफिन बोली। और यह जैकब, यह क्या मार्केट में तुम्हारे लिए तैयार बैठा था? जो ब्रायन के व्यापार के फेल होते ही तुम इसके साथ रहने लगी? मैंने सवाल किया। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। कुछ साल से हम दोस्त थे। ब्रायन के शहर से बाहर होने के दौरान हमने कई बार कैजुअल समय बिताया था। ब्रायन जैसे व्हीलचेयर मैन के पास था ही क्या मुझे देने के लिए? जब मुझे जैकब जैसा रियल मैन मिल सकता है, तो फिर मुझे किसी व्हीलचेयर मैन के साथ समय गुजारने की क्या ज़रूरत थी? आखिर कुदरत ने हमें जिंदगी जीने के लिए ही दी है, किसी की मजबूरियों पर बर्बाद करने के लिए थोड़े ही दी है। इतना कहकर जॉसफिन जोर का कहकहा लगाकर हंस दी। जिंदगी में पहली बार मुझे उसकी हंसी को देखकर घृणा महसूस हुई। मैं हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। मैंने अपने काले घुंघराले बालों को मुट्ठी में भरकर हल्के से खींच कर देखा कि मैं होश में तो हूँ। हाँ, होश था मुझको, क्योंकि बालों के खींचने पर मैंने दर्द महसूस किया। फिर भी जब पक्का भरोसा ना हुआ, तो इस बार मैंने बाएं हाथ की हथेली में दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून गड़ा कर देखा। दर्द का आभास मुझे अब भी हुआ। ये साबित हो चुका था कि मैं पूरी तरह होश में थी। इसका सीधा साधा मतलब था कि जो मुझे सुनाई दे रहा था वह सच था, मेरे मन का वहम नहीं। मगर यह दुनिया तो रंग बिरंगी दुनिया है। यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ रोज किसी न किसी के साथ अनहोनी होती है, अप्रत्याशित घटता है। स्टील, लोहे और तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ब्रायन बहुत ही महत्वाकांक्षी हो उठा था। उसके मन में एक लालसा जाग उठी थी कि जल्द से जल्द फॉर्चून 500 की लिस्ट में अपनी कंपनी का नाम देखे। इस लालसा से वशीभूत होकर और स्टील, लोहे व खनिज तेल की कीमतों को बढ़ते देखकर उसने कई देशों में नई खानों और तेल की खोज के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। मगर ऑयल, गैस और खनिज की गिरती कीमतों ने उसके व्यापार को पूरी तरह से डुबोकर रख दिया। वह शरीफ आदमी यह नहीं जानता था कि फॉर्चून 500 की लिस्ट की जगह समय
उसे हर तरह से बर्बाद करने के लिए उसके कदम के इंतजार में था। जिस जोसेफिन को उसने खुद से ज्यादा प्यार किया था, उसने बुरे वक्त में उसका संबल बनने की जगह उसे हर तरह से तोड़कर रख दिया। आसमानी परी की मुस्कान के पीछे कितना शातिर दिमाग काम कर रहा था, मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने जाना कि गिरगिट ही नहीं, इंसान भी रंग बदलते हैं। मैंने जाना कि शादी परिवार द्वारा तय की गई हो या स्वयं की इच्छा से की गई हो, उसे असफल या सफल लोग स्वयं बनाते हैं। मैं मैदान के एक किनारे पर खड़ी होकर सोचती रही कि दूसरे किनारे की तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। मृग तृष्णा में फंसी मैं कभी देख ही नहीं सकी कि असली हरियाली मेरे पैरों तले थी। जरूरत थी तो सिर्फ सही दृष्टिकोण की। हाँ, जिंदगी जीने के लिए ही होती है, पर किसी दूसरे के जज्बातों को रौंद कर अपने ख्वाब सजाने के लिए भी नहीं। प्यार और त्याग एक दूसरे के पर्याय हैं। त्याग किए बिना प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। प्यार प्यार है, भौतिक जरूरतों का गुण भाग नहीं। भौतिकता के लाभ हानि के गणित से अर्जित किया गया प्यार त्याग का नहीं, बल्कि वासना का पर्याय होता है। मुझे जिंदगी का घिनौना चेहरा देखने को मिला। मुझे समझ में आया कि कभी कभी आंखों को जो दिखता है और कानों को सुनाई देता है, वह भी गलत हो सकता है। पता लगा कि हर शख्स आवरण ही ओढ़े हुए जी रहा है, अपने अपने झूठ का। खैर, मुझे यह आवरण और नहीं ओढ़ना है। जिंदगी को जिंदगी के जैसे ही जीना है, मृग तृष्णा की तरह नहीं। जिंदगी को जिंदगी बनाना मेरे अपने हाथ में था। मृग तृष्णा तो सिर्फ छल है, धोखा है अपने आप से। जॉसफिन के विदा होते ही मैंने शरद को फोन किया बताने के लिए कि मैं बीजिंग आ रही हूँ उनके पास, मृग तृष्णा को छोड़कर अपनी और उनकी जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।